हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगले पार्ट में। इसके पहले 2 सेशन आ चुके हैं अपने, प्लीज़ जाके उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था पहले वाले में कि क्रोनोलॉजी क्या है, कि कहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की शुरुआत होती है और अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। और जो दूसरा सेशन था उसमें हमने कुछ टेक्नोलॉजी और भारत का जो हमारी पृथ्वी है उसमें कौन कौन से कक्षीय मतलब कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं उनके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा व्हीकल टेक्नोलॉजी चल रही थी तो उसमें हमने बात करना था। तो इसके पहले हमने 2 बात की थी। पहली एसएलवी जिसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और दूसरा था एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, शुरुआत करने से पहले एक काम कहूँगा, टेलीग्राम का चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में जैसे कोई पीडीएफ हुआ या कुछ हुआ तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। ठीक, ऑलरेडी पूछी है तो रिपीटेशन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई क्वेश्चन का वो रिपीटेशन करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पीएसएलवी की। जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं पीएसएलवी की, क्या खास बात है। देखो, पीएसएलवी सबसे पहले भारत ने 1993 में इसका परीक्षण किया, लेकिन 1993 में क्या हुआ, इसका परीक्षण सफल नहीं रहा। अब सफल नहीं रहा तो क्या, उसके बाद हमने क्या किया, 1 साल बाद 1994 में दोबारा परीक्षण किया और ज़बरदस्त हमें क्या मिली, सफलता मिली। अब एक बात खास बताऊं कि जो हमारा पीएसएलवी था ना, ये इतना उन्नत था कि आज तक विश्वास करिए भारत इस पर बहुत गर्वान्वित फील करता है। रीज़न क्या है कि आज तक इसमें ना केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारा रॉकेट फेल हुआ है, नहीं तो हमेशा ये इसकी 98% एक्यूरेसी है इसकी। अगर 100 में देखा जाए, 100 सैटेलाइट अगर हमने इससे भेजे हैं तो 2 में ही दिक्कत आई है। तो बहुत ही बेहतरीन, और इसमें कहीं आज तक समस्या नहीं आई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि क्या खास बात रही इसके अंदर। तो इसके कुल मिला के ना 3 वेरिएंट आए हैं। कितने वेरिएंट, 3 वेरिएंट। जैसा कि आप नोट डाउन इसको करते रहिए। जो पहला वेरिएंट है वो है पीएसएलवी जी। क्या नाम है इसका, पीएसएलवी जी। दूसरा जो वेरिएंट है उसको कहते हैं पीएसएलवी सी ए, और तीसरा है पीएसएलवी एक्सएल। एक्सएल मतलब हो गया एक्स्ट्रा लार्ज। तो नाम से ही क्लियर है कि जो तीसरा वर्जन है वो सबसे ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी का होगा, मतलब उसका जो टेक्नोलॉजी है सबसे ज़्यादा पेलोड ले जा सकती है, सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकती है। ये सब खास बात उसमें रही। ठीक है, अब जैसे कि क्या था कि जो पीएसएलवी है हमारा, इसमें खास बात ये रहा कि तीसरी पीढ़ी का रहा, मतलब थर्ड वर्जन। तो पहला वर्जन कौन था एसएलवी, दूसरा एएसएलवी और तीसरा था पीएसएलवी। ठीक, अब आगे बात करते हैं पीएसएलवी के बारे में। तो इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, मतलब ये कितना ले जा सकता है। अगर लियो की बात करें, लियो मतलब लो, और जो लो अर्थ ऑर्बिट है हमारा, वहाँ तक इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1860 किलोग्राम तक की है। अब आप सोचिए ना, हमने शुरुआत की थी 40 से और हम कहाँ पहुँच गए हैं, 1840। तो ये एक बड़ी छलांग है ना, ये हमने बड़ी छलांग मारी, और हम एक दुनिया में अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में सबको लोहा मनवाया कि हमने बेहतर काम किया है। अब दूसरी बात आई, जियो में कितना ले जा सकते हैं। जियो में हम लगभग 1300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात रही। और उसके बाद खास बात ये रहा कि इसके अंदर सबसे पहली बार ऐसा था जब हमने द्रव ईंधन का प्रयोग किया, मतलब लिक्विड जो फ्यूल है उसका हमने प्रयोग किया। ठीक है, इसके पहले आप जान रहे हैं दोनों जो आए थे उसमें सॉलिड थे। ठीक है, और उस जो सॉलिड जो यूज कर रहे थे उसका क्या नाम था, उसका नाम था हाइड्रो टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक, हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले सेशन में हो ही चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे कि इसका टेक्नोलॉजी कैसी है, मतलब जो स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनाया गया है पीएसएलवी। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पीएसएलवी था इसमें हमने क्या किया, कुल मिला के 4 स्टेज बनाए। इंजन के 4 स्टेज थे। जो पहला और चौथा, मतलब पहला और तीसरा, है ना, सॉरी, पहला और तीसरा जो स्टेज था उसमें हमने सॉलिड ईंधन भरा। कौन सा, सॉलिड, जो अभी हमने बात की सॉलिड वाला, एच। और जो दूसरा और चौथा था उसमें हमने लिक्विड ईंधन भरा। जो लिक्विड ईंधन भरा ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, उसका क्या नाम था, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक, ये था हमारा लिक्विड ईंधन। किसमें भरा गया, जो
PSLV था, PSLV के जो दूसरा और चौथा वाला इंजन है, मतलब जो स्टेज है वहाँ पे हमने ये भरा। अब क्या हुआ कि जब हमने इतना 4 स्टेज का इंजन तो बना लिया, लेकिन उसको बूस्ट पावर देने के लिए और बहुत तेज़ी से जाए उसके लिए हमने इसके बगल में 6 सिलेंडर लगाए, जिसे हम बूस्टर कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं शार्प ऑन मोटर टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? शार्प ऑन मोटर टेक्नोलॉजी। एक तरह का बूस्टर होता है जो क्या करता है, नीचे से थ्रस्ट देने में काम करता है। कितने लगाए हमने? 6। जो एक्सेल वेरिएंट है ना, उसमें जो बूस्टर थे वो सबसे बड़े थे। मैंने क्या बोला? क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पेलोड ले जा सकता था। लगभग 6 से लेके 12 टन तक के, 12 टन तक के इनमें अंदर पेलोड वो लगाया गया बूस्टर की, वो उतनी ही तेज़ी से ले जाए क्योंकि फ्यूल ज़्यादा रहेगा उसके अंदर। और जो उसके बाद जो वेरिएंट थे, जैसे जी वेरिएंट या CA वेरिएंट, इसमें हम लगभग जो है 6 से लेके 9 टन तक के हमने क्या लिए? बूस्टर्स लगाए थे। ठीक है। अब जो PSLV है वो इतना उन्नत था, क्यों था? क्योंकि हमने क्या किया था, उसके अंदर 6 बूस्टर। आप सोच रहे हैं ना, इसके पहले जो SLV था उसके अंदर हमने 2 ही बूस्टर लगाए थे, लेकिन यहाँ हमने 6 बूस्टर लगाया और लिक्विड फ्यूल भी लेकर आ गए। तो ये खास बात रही हमारी किसकी? PSLV की। दोस्तों अब मैं कुछ ये बात बताऊंगा कि PSLV का प्रयोग हमने कहाँ कहाँ किया, भारत ने PSLV का प्रयोग कहाँ कहाँ किया। देखिए, सबसे खास बात याद है, 2017 की बात हमने की थी। 2017 में हमने क्या बात की थी कि भारत ने क्या किया, एक साथ 104 उपग्रह को छोड़ा था। तो PSLV में ये ताकत है कि वो एक साथ ले जाके कई सारे उपग्रहों को, मतलब कई सारी सैटेलाइट्स को क्या कर सकता है, पृथ्वी के अलग अलग कक्ष में क्या कर सकता है, उन सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। तो ये काम किया PSLV ने। ठीक, 2017 में पहला देख सकते हैं आप। दूसरा क्या है कि मंगलयान 1 हुआ या चंद्रयान 1 हुआ, उसमें जो रॉकेट हमने यूज़ किया था या जो लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी यूज की थी वो थी PSLV। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और जब मंगलयान 1 पहुंचा और मंगल की ग्रह में, मतलब मंगल की जो कक्षाएं थी उसमें आराम से चक्कर काटने लगा, ऐसा भारत करने वाला पहला था। मतलब पहली बार में भारत ऐसा करने वाला पहला था कि आराम से हम क्या कर पाए, जो मंगल है, मंगल के जो कक्ष है, मतलब जो उसका ऑर्बिट है, उसमें हमने क्या किया, अपने उपग्रह को क्या किया, स्थान दे पाए। ये भारत करने वाला पहला था। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंगलयान 1 में भारत इकलौता देश ऐसा बना जिसने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह में अपने सैटेलाइट को किया। तो यहाँ से क्या हुआ ना, भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया थी वो एकदम बदल गई और हमारा नाम पूरे विश्व में हो गया। ठीक, चंद्रयान 1 जो था, हमने बात की थी चंद्रयान 1 की लेक्चर 1 में। उसमें क्या था कि ये क्या है कि जो चंद्रमा की सतह है ना, उस पर पानी की खोज हमने की थी और सफल भी रहा था। ठीक, उसके बाद हमने मंगलयान लेकर आया जो उससे ज़्यादा भी सफल रहा। तो इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में हमारी बात होने लगी, अरे यार इंडिया भी क्या कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कोई समस्या? तो इतनी बातें हमें यार PSLV के बारे में जानना है। एक छोटा सा जीव दिखाता हूँ, देखिए कैसे लॉन्च होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, है ना, स्टार्ट हुआ और ठीक। तो ये जो नीचे 6 बूस्टर्स लगे होते हैं ये थ्रस्ट देते हैं। मुझे लगता है PSLV बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं GSLV पे। GSLV जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जियो से ही GSLV बना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV। ठीक, हिंदी में इसको नाम दिया जाए तो हम लोग कहेंगे भूस्थैतिक या भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है। अब भूस्थैतिक क्या है, भूतुल्यकारी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे जियो क्या है, मैंने एक फ़ोटो, अगर आप पेपर मतलब लेक्चर 2 में देखा हो आपने, तो मैंने एक उपग्रह दिखाया था और 2 तरफ से सैटेलाइट उस पर क्या कर रही थी, फोकस मार रही थी, जिससे बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा था। तो क्योंकि जो GSLV है वो हमेशा ज़्यादातर काम इसका मियो और जियो में ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो PSLV है वो लियो तक ले जाने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके ऊपर की बात आई, जियो तक पहुंचना है हमें, तो GSLV का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए आगे आइए। अब देखिए, जो GSLV है इसका प्रयोग हमने कब शुरू किया, है ना, कब शुरू किया? 2001 में। याद करिए, 2001 में हमने बात की थी कल्पना 1 के नाम से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो GSLV था। ठीक, 2001 में ही इसका सफल परीक्षण कल्पना 1 से हमने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ये चौथी पीढ़ी का है। तीसरी पीढ़ी का अभी हमने बात की PSLV, तो ये कौन सा है, चौथी पीढ़ी का है। और इसमें खास बात ये रही कि इसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया। अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, सुन लीजिए। देखिए, जो भी रॉकेट टेक्नोलॉजी होती है, या फिर जो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना रॉकेट्स हैं, या फिर जैसे अग्नि 5 है, तो अग्नि 5 में क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है। क्यों, बहुत तेज स्पीड होती है। इतनी तेज स्पीड होती है कि जो आवाज़ की गति है लगभग 232 किलोमीटर पर सेकंड, उससे भी तेज। तो इसलिए क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है, जिससे हमारी स्पीड बहुत तेज हो जियो तक पहुंचने में। इसलिए हमने क्या किया, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो GSLV है, इसमें भी हमने 3 टाइप के वेरिएंट बनाए थे। पहला है मार्क 1, दूसरा है मार्क 2, तीसरा है मार्क 3। जो मार्क 1 है ना, उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ था वो रशियन का हमने किया। किसका किया था, रशियन का किया था। यहाँ देखते जाइएगा, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब जो मार्क 1 लेकर आए GSLV में, मार्क 1 उसका जो रॉकेट था, मतलब जो उसका इंजन हमने यूज किया, वो कौन सा था, रशियन क्रायोजेनिक इंजन। लेकिन जो दूसरा आया मार्क 2, उसमें स्वदेशी हमने बना लिया। तब तक हमने अपना विकसित कर लिया और उसमें इंडियन क्रायोजेनिक इंजन का हमने प्रयोग किया। तीसरा, जो तीसरा है मार्क 3, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक, क्योंकि मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 तो सीधी सी बात है मार्क 3 है। अब इसकी पेलोड की बात कर लेते हैं। देखिए पेलोड कितना है, 10,000 किलोग्राम लियो तक। आप सोचिए अगर लियो में जाना है तो 10,000 kg तक हमारी पावर है। लेकिन अगर हम बात करें जियो में जाना है, तब हम कितना ले जा पाएंगे, लगभग 4,000 किलोमीटर, मतलब 4,000 किलो तक के वजन को हम जियो में आराम से लेके जा सकते हैं। अगर इतनी बड़ी सैटेलाइट है 4,000 किलो की। शुरुआत 4 से थी, 40 से थी, और हम आज 4,000 तक पहुंच गए हैं। और 40 तो सिर्फ लियो तक थी यार, लियो में तो हम 10,000 तक आ गए। मतलब बहुत बड़ी छलांग थी स्पेस टेक्नोलॉजी में पिछले 50 साल में भारत की। ठीक, अब देखिए जो GSLV है, इसकी खास बात यह है कि ये कुल 3 स्टेज वाला है। PSLV कितना है, 4 स्टेज वाला। GSLV कितना है, 3 स्टेज वाला। और इसमें जो बूस्टर यूज किए जाते हैं ना, कुल मिला के हमने 4 बूस्टर यहाँ यूज किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कहाँ पे, जो हमारा PSLV था उसमें 6 बूस्टर हमने यूज किए थे। लेकिन यहाँ कितना यूज किया है, 3। आप जैसे फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना यूज किया हमने, 3। अब सॉरी 4 बूस्टर यूज किया और 3 स्टेज है। देखो पहली स्टेज में हमने क्या किया, सॉलिड ईंधन का यूज किया, जो वही हमारा HTPB। और दूसरे स्टेज में हमने लिक्विड ईंधन का यूज किया, वही जो हमारा इसके पहले हमने देखा, जिसका क्या नाम था, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक, ये हमने दूसरे स्टेज में यूज किया। तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन था। अब तीसरा वाला जो क्रायोजेनिक इंजन था ना, मान लीजिए सैटेलाइट गई, सैटेलाइट ऊपर गई, तो सबसे पहला सॉलिड खत्म हो गया, उसके बाद कौन खत्म हो गया, लिक्विड। लिक्विड खत्म होने के बाद ना ये स्पेस में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, स्पेस में। अब स्पेस में हमें बहुत तेज चलना है, तो वहाँ क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है। अब जो क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा, तो क्रायोजेनिक इंजन में खास बात ये होती है कि उसमें ना लिक्विड और ऑक्सीजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होती है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर लिक्विड हाइड्रोजन की सिर्फ बात करें तो -253 तापमान है। और अगर उसकी बात करें लिक्विड ऑक्सीजन की, तो वो 183 माइनस के सेंटीग्रेड तापमान पर रहती है। तब क्रायोजेनिक इंजन काम करता है। तो एक जटिल कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, लेकिन उतनी ही विकसित है, उतनी ही उन्नत है। ठीक, तो हमने बात की GSLV में 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में ठोस, दूसरे में द्रव, और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल होता है, जो हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से होता है। ठीक, पेलोड की भी बात कर लिया, और 4 बूस्टर लगते हैं, हमने इसकी भी बात कर ली। अब जो बूस्टर होते हैं ना, उसकी बात करें तो जो एक बूस्टर जो होता है वो लगभग 110 टन के होते हैं। आप सोचिए ना, जो बूस्टर ही हमने लगा रखा है वो 110 टन का है यार, कितना भारी होगा, है ना। PSLV में हम 12 टन मैक्सिमम लेकर गए थे, लेकिन यहाँ 110 टन की बात है, तो बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके यूजेस की, हमने कहाँ कहाँ इसका यूज किया, तो या कल्पना वन जो मैंने बता ही दिया। दूसरा है IRNSS-A-1 प्रक्षेपण संचार में और नेविगेशन में इसका प्रयोग। क्योंकि हम मैंने बताया था बहुत दूर है, तो वहाँ से मैपिंग बनाना,
और मौसम विभाग की जो जानकारियाँ होती हैं वो सब हमें आराम से मिल जाती हैं, है ना। क्योंकि दूर है तो वो हमें ये बता देगा कि भारत के ऊपर कौन कौन से बादल का क्या हालात है, मौसम का क्या हाल है, ऋतुओं का क्या हाल है, सूरज की रोशनी कहाँ कहाँ पहुँच रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ये बता देता है। कौन? GSLV के द्वारा जो सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में भेजे जाते हैं, भूस्थैतिक जो होता है, ठीक है ना। तो बस यही था। और GSLV का सबसे अच्छा प्रयोग क्या हुआ कि ये भारत आत्मनिर्भर यहाँ से बन गया, किसी की सहायता लेने की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। फ़ायदा क्रायोजेनिक इंजन का ये होता है कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक फ़ोटो देखिए, अब ये जो प्लेन टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या होता है सबसे ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें दूसरी फ़ोटो में, ये क्या होता है ऊपर लगता है। अब नीचे हमारी सैटेलाइट है, ऊपर वो है, ये लेके जाएगा सैटेलाइट छोड़ के खुद नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा रीयूज में ला देंगे। लगभग 50% चीज़ें तो ख़राब ही हो जाएंगी, जल जाएगा, लेकिन 50% चीज़ें बच जाएंगी। तो जो हमारी कॉस्ट है ना वो लगभग 50% कॉस्ट बच जाती है। तो ये अच्छी बात रही। इसे कहते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये कभी तभी हो पाया जब हमने GSLV बनाया और क्रायोजेनिक इंजन का हमने प्रयोग किया। ठीक। अब सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि अभी तक जो भारत ने 2016 में एक बार रीलॉन्चिंग व्हीकल जो RSLV है उसका एक बार परीक्षण भारत ने किया है, लेकिन अभी तक उतनी हमें सफलता नहीं मिल पाई है कि हम पूरी तरह से उसको भेज के और ले आ पाएँ। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हमने रीलॉन्चिंग व्हीकल मतलब हमने क्रायोजेनिक इंजन भेजा, अब री लॉन्चिंग व्हीकल है तो क्या कर सकते हैं, मनुष्य को भेज सकते हैं और वापस भी आ सकता है, क्योंकि 50% जगह तो सेफ़ रहती है ना। तो वही इस जगह सेफ़ होगी जिसमें इंसान बैठा है। जैसा कि आप देख सकते हैं एलन मस्क हैं, तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स यही तो कर रही है, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो है। एक खास बात बताऊँ, स्पेसएक्स के पास ऐसे ऐसे यार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं जो 40,000 तक के पेलोड ले जा सकते हैं। भारत अभी 10,000 पे है जो हमारा GSLV है। ठीक, तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है, ठीक है ना। तो री लॉन्चिंग व्हीकल अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका बस एक ही बात आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, या नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं उसका आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, PDF आप ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, तो लिंक में बिल्कुल जुड़ जाइए, है ना। तो हाँ मैं भेज दूँगा कि री लॉन्चिंग व्हीकल पे जो छोटी मोटी बातें हैं वो सब वहाँ मिल जाएंगी। ठीक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है एकदम क्लियर हो गया, ठीक, जिसको हम रीयूज में ला सकें। वो कब हो पाया, जब हमने GSLV को बनाया और GSLV यूज किया, लेकिन अभी तक उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एक मैं बताऊं आपको, जो हमारा एक मंगलयान का मिशन चल रहा है, सॉरी गगनयान का, है ना, गगनयान 3, तो उसमें यही टारगेट है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक मानव को भेजेंगे। तो मानव क्या करेगा, वो रोबोट, मानव रोबोट को भेजेंगे, वो जाएगा, अगर वो अच्छे से आ गया तो हम दोबारा मानव को भेजेंगे। ठीक, ये सब बातें चल रही हैं, अभी उम्मीद है 2023-24 तक जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। लेकिन अब यही मान लीजिए कि जो ये कौन से क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ये बहुत तेज़ स्पीड होती है इनकी। क्यों? क्योंकि ये जो इंजन होते हैं ये किसके लिए बनाए जाते हैं, अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ तो हाँ, मिसाइलें बनाने में, जैसा हमने बात की, जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल है ना, उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। और क्योंकि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, अगर इसकी स्पीड आवाज़ से ज़्यादा हो जाए, मतलब 332 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाए, तो इसको स्क्रैम जेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रैम जेट। ठीक, तो अगर बात करें तो अग्नि 5 क्या है, एक स्क्रैम जेट है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज हमने PSLV, GSLV और RSLV के बारे में बात की। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और कोई डाउट है यार ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि और डिटेल में जाना चाहिए तो बताइएगा, और डिटेल में चलेंगे और अच्छे से करेंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। हमें PhD नहीं करना है, बस उतना पढ़ना है कि हम आराम से चीज़ें हो पाएँ। तो मुझे लगता है जितना नोट्स देते हो उतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।